हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। आज की इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था के 10 एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यू इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इनकी एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। क्यों? क्योंकि ये वही क्वेश्चन हैं जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना करो, IAS, PCS, SSC, MTS, दरोगा, रेलवेज, टीचर, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, किसी भी स्टेट में क्यों ना कर रहे हो, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि पॉलिटी के अब बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, और बच्चे क्या करते हैं कि ज़्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि इस पार्ट को स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, छोड़ने से क्या होता है कि उनके ये छोड़ दिया, नहीं पढ़ा तो उनके जो कट ऑफ है ना, उनकी क्लियर नहीं हो पाती है। ठीक है, और कंपटीशन आप सभी को पता है कि साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है और कट ऑफ को क्लियर करना मुश्किल होता है। ठीक है, तो हमारा छोटा सा प्रयास है कि हम लोग इस पार्ट को भी ना छोड़ें और हम हर क्वेश्चन जो पॉलिटी से रिलेटेड हो उसको अटेम्प्ट ज़रूर करें। इसलिए हमने अपने चैनल पर आप सभी के लिए पॉलिटी की सीरीज़ चला रखी है, जिसमें कि हमने 9 वीडियोस पहले बना दी हैं और ये 10वीं वीडियो है। ठीक है, और अगर आप सीरीज़ को फॉलो करते हैं ना, तो आपको अपने अंदर ही इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपको अपने में ही गारंटी हो जाती है। और जब आप एग्ज़ाम में जाते हैं तो पॉलिटी के क्वेश्चन देख के आप घबराते नहीं हैं, बल्कि आप उनको अटेम्प्ट करके आते हैं। ठीक है, इसलिए हमारी सारी जो सीरीज़ चल रही है आप उनको फॉलो करिए और अपनी नौकरी प्राप्त करिए। चलिए, अब इस वीडियो का पूरा सुने, बीच में स्किप ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला क्वेश्चन है, हाउ डू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी डिफर फ्रॉम फंडामेंटल राइट। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है आपसे कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत मूल अधिकारों से कैसे अलग है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, क्योंकि हर बार DPSP फंडामेंटल राइट के लिए क्वेश्चन आता ही आता है, हर बार किसी न किसी पेपर में ज़रूर आएगा ये। चलो, इसका पहला ऑप्शन है, द फॉर्मर आर मीन फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट वेयर एज द लेटर आर मीन फॉर DPSP। यहाँ पे ये बोल रहा है, फॉर्मर का मतलब है DPSP की बात कर रहे हैं और लेटर का मतलब है कि फंडामेंटल राइट। ये जो पहला DPSP जो है वो केंद्र सरकार से संबंध रखता है और जो फंडामेंटल राइट है वो राज्य सरकार से संबंध रखता है। क्या ये सही है? ऑप्शन में पूछा गया है। सेकंड ऑप्शन ये बोल रहा है, जो DPSP है वो हमारे संविधान का पार्ट नहीं है और बल्कि जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे संविधान का पार्ट है, ये पूछ रहा है। ठीक है, अब सी ऑप्शन ये बोलता है कि DPSP आर नॉट एनफोर्सेबल वेयर एज फंडामेंटल राइट्स आर एनफोर्सेबल। ये बोल रहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो अदालत द्वारा लागू नहीं किए जा सकते, जबकि मूल अधिकारों को लागू किया जा सकता है। ऑप्शन डी है कि इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है सी, बिल्कुल सही है। जो DPSP है वो एनफोर्सेबल नहीं है, बिल्कुल सही है, बल्कि फंडामेंटल राइट एनफोर्सेबल है। अब क्यों है ये देखो, DPSP का मतलब आप खुद देखो, यहाँ क्या लिखा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर ये एक सिद्धांत है जो कि डायरेक्शन देते हैं स्टेट को, कि राज्य को ये निर्देश दिए जाते हैं कि आपको इन चीज़ों पर ख्याल रखना है, जिससे कि आपका जो राज्य है वो आगे बढ़ सके। ठीक है, यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोला गया है कि आप अगर इनमें से DPSP जो सबसे पहले आप सुन लीजिए कि आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक आते हैं DPSP। ठीक है, इनमें दे रखे हैं कुछ ऐसे हमें प्रिंसिपल्स दे रखे हैं, ऐसी पॉलिसीज़ बना रखी हैं जिससे कि राज्य हमारा चल सके। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ये बोल रखा है कि अगर कोई भी DPSP है वो लागू नहीं कर रही है, हमारी सरकार लागू नहीं कर रही है, तो हम जाके कोर्ट में ये नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा फंडामेंटल राइट है और हमें ये चाहिए। ठीक है, लेकिन अगर कोई भी फंडामेंटल राइट या फिर मूल अधिकार के बारे में बात होती है, उसका कोई भी हनन होता है, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं और रिट के द्वारा जा सकते हैं और अपने फंडामेंटल राइट के बारे में न्याय प्राप्त कर सकते हैं। ये हो गया हमारी फंडामेंटल राइट की बात। तो इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई कि जो DPSP है वो एनफोर्सेबल नहीं है, उनको लागू नहीं किया जा सकता। हमारे जो संविधान निर्माता थे उन लोगों ने ये बोला था कि जो हमारा ये देश है भारत, ये अभी अभी आज़ाद हुआ है, इसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हम DPSP को भी हम लागू नहीं मतलब उसको लागू नहीं कर सकते। समय के साथ साथ हमारा देश डेवलप स्टेट बनेगा, उसके बाद क्या होगा कि उसके पास रिसोर्सेज हो जाएंगे, कितना पैसा आ जाएगा कि हम लोग DPSP को भी फ्यूचर में लागू कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हम अगर एग्जांपल बोलें कि जो मनरेगा जो है, MG नरेगा, आप सबको पता होगा, ये जो है ये भी एक DPSP ही था।
ठीक है, लेकिन उसको एक कानून बना के लॉ के द्वारा उसको लागू करा गया है। जैसे कि समय की डिमांड हुई, हमने लागू कर दिया। साथ में अगर देखें तो आर्टिकल 40, आप सभी को पता है आर्टिकल 40 भी एक डीपीएसपी ही है। उसको हमने कैसे लागू करा है, हमने उसको लागू करके पंचायत का इंट्रोडक्शन करा है यहाँ पर। ठीक है, देखा हमने यहाँ पे लागू कर दिया। जैसे जैसे समय डिमांड कर रहा है हम लागू करे जा रहे हैं, और पंचायत को क्या बना दिया हम लोगों ने, कॉन्स्टिट्यूशनल संवैधानिक दर्जा दे दिया। ठीक है, ये आप समझ सकते हो किस बारे में बात कर रही हूँ। साथ में आपने अभी फिलहाल देखा होगा यूसीसी देखा है, ये भी एक आर्टिकल 44 के अंदर आता है। इसको भी लागू करने की बात करी जा रही है, ये भी डीपीएसपी ही है। तो आपने समझा कि मैंने आपको क्या बताया कि जो डीपीएसपी है वो एनफोर्सेबल नहीं है अभी, लेकिन हो सकता है धीरे धीरे एनफोर्सेबल हम लोग को करते हैं, रिसोर्स के द्वारा करते हैं। जैसे जैसे हमारे पास पैसा आता है, समय की डिमांड होती है, हम एनफोर्स करते रहते हैं। लेकिन जो फंडामेंटल राइट है, ये फंडामेंटल खुद बोल रहा है कि हमारा मूल अधिकार है, इसके ना होने से यहाँ पर ह्यूमन जिंदा नहीं रह सकता। इसीलिए हमने, हमारे संविधान निर्माताओं ने इसको शुरू से ही, जब से संविधान बना है, इसको एनफोर्सेबल रखा है। चलिए, ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, अंडर द एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट गिव इट्स ओपिनियन ऑन अ क्वेश्चन ऑफ लॉ और अ फैक्ट ऑफ अ ग्रेट पब्लिक इम्पॉर्टेंस। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है ये ग्रेट पब्लिक इम्पॉर्टेंस। रेफर टू इट बाय मतलब कि सलाहकार क्षेत्र अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय कानून के प्रश्न पर अपनी राय किसे देता है। यहाँ पे ये पूछा है कि एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो होता है सुप्रीम कोर्ट किसको देता है, क्या वो किसी भी हाई कोर्ट को देता है, मतलब किसी भी उच्च न्यायालय को देता है, प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर को देता है, राष्ट्रपति को देता है, या फिर यूनियन लॉ मिनिस्टर केंद्रीय कानून मंत्री को देता है। तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट को देता है। अब देखिए, अब सुप्रीम कोर्ट है ना, यहाँ पर इसके होते हैं, एक होता है इसका एडवाइजरी जुरिडिक्शन होता है सुप्रीम कोर्ट का, ठीक है, एक होता है इसका एपेलेट जुरिडिक्शन, ठीक है, एपेलेट जुरिडिक्शन होता है, और एक तीसरा होता है इसका ओरिजिनल जुरिडिक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है एडवाइजरी जुरिडिक्शन का बात करी गई है। सबसे पहले देख लें, ये आर्टिकल 143 में आता है, मतलब अनुच्छेद 143 में आता है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो पब्लिक इम्पॉर्टेंस, मतलब जो हमारी जो पब्लिक है उसके इम्पॉर्टेंस के लिए अगर कोई भी हमारे प्रेसिडेंट को अगर सलाह चाहिए, ठीक है, हमारे प्रेसिडेंट को अगर सलाह चाहिए तो वो सुप्रीम कोर्ट से मांग सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट प्रेसिडेंट को सलाह देते हैं तो प्रेसिडेंट के लिए ये सलाह जो है ये बाइंडिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, अपनी कॉपी में इसको लिख लो कि जो सुप्रीम कोर्ट ने जो सलाह दी प्रेसिडेंट को वो बाइंडिंग नहीं होती। प्रेसिडेंट मान भी सकते हैं और मना भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ क्वेश्चन कर लिया, एडवाइजरी जुडिशन कौन देता है, वो देता है सुप्रीम कोर्ट देता है। किसको देता है, प्रेसिडेंट को देता है। और कौन सा अनुच्छेद में देता है, 143 में देता है। और फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि सुप्रीम कोर्ट सलाह देगा राष्ट्रपति को, लेकिन वो राष्ट्रपति पर बाइंडिंग नहीं होगी, वो मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाउ मच टाइम इज गिवन टू राज्यसभा टू पास अ मनी बिल, कि राज्यसभा को धन विधेयक पास करने के लिए कितना समय दिया गया है, 15 दिन, 12 दिन, 13 दिन या फिर 14 दिन। तो ये दिए जाते हैं 14 दिन, ठीक है। धन विधेयक का मतलब क्या होगा कि इसका रिलेशन जो है, इस विधेयक का जो रिलेशन है एक मनी से है। यहाँ पर क्या होता है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमारी पार्लियामेंट है, लोकसभा है, राज्यसभा है। मनी बिल जो होता है, धन विधेयक, ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात, पहला पॉइंट है कि ये इनिशिएट जो होगा वो केवल लोकसभा ही करेगा, ठीक है। इसको इनिशिएट का मतलब कि ये जो विधेयक है वो लोकसभा से ही जारी होगा, ठीक है। उसके बाद इसको राज्यसभा में भेजा जाएगा, और राज्यसभा में भेजने पर राज्यसभा के पास केवल 14 दिन का समय होता है। उसमें राज्यसभा अगर इस बिल को पारित नहीं करती है ना, तो लोकसभा ये मान लेती है कि राज्यसभा ने इसको पारित कर दिया है, फिर वो प्रेसिडेंट के असेंट के लिए भेज दिया जाता है। तो ये तो भी हमारी किताबी भाषा। अब हम इसको समझते हैं अपने एक रोज़मर्रा की लाइफ में समझते हैं। अब ये देखिए, यहाँ पर देखिए एक परिवार है, हम इसको परिवार को हमने क्या माना, देश माना। देश का मतलब हमारा क्या हो गया कि ये फैमिली है। ये जो देश है हमारा एक फैमिली के रूप में ही है। यहाँ पर पापा हैं, ठीक है, यहाँ पर है मम्मी, ठीक है, मम्मी हो गई, ये पापा हो गए। अब
मम्मी ने क्या बोला कि देखो हमारा मंथ चालू हो गया है, ठीक है। मान लो कि ये फरवरी का ही मंथ है, ठीक है, फरवरी का मंथ है यहाँ पे। अब मम्मी ने बोला कि ये देखिए, ये मैंने बिल बना दिया है कि इतना पैसा बिल में जाएगा, चाहे वो बिजली का बिल हो, पानी का बिल हो, इतना पैसा बच्चों की पढ़ाई के लिए जाएगा, इतना जो पैसा मैं बता रही हूँ ये खाने पीने के लिए जाएगा, इतना पैसा कुछ कपड़ों के लिए जाएगा, और साथ में कुछ ऐसा पैसा है कि ये छोटे मोटे खर्चों के लिए जाएगा। तो फिलहाल कितना हुआ कि 50,000 रुपये का बिल बनाया मम्मी ने। लेकिन ये जो पैसा है ये बेसिक खर्चा है, ठीक है, ये बेसिक खर्चा है हमारा, ये होना ही होना है। अब मम्मी इस बिल को लेके कहाँ गई? पापा के पास गई कि आपकी तनख्वाह आ चुकी है, मुझे ये पैसा दे दो। अब पापा क्या करेंगे? पापा करेंगे कि ये देखो, ये जो मम्मी मांग रही हैं पैसा, ये मम्मी अपनी लग्जरी के लिए नहीं मांग रही हैं, ये तो बेसिक खर्चा है, ये तो होना ही होना है, हर महीने होना है। अगर मैं पैसा नहीं देता हूँ या इसमें देरी करता हूँ तो क्या होगा? ना तो खाना बनेगा, ना कपड़े आएंगे, ना बच्चों की फीस जाएगी, बिजली कट जाएगी, पानी कट जाएगा। तो उससे क्या होगा? जो बेसिक एनिमिटीज़ हैं, बेसिक खर्चा जो है, पूरा परिवार नहीं चल पाएगा। तो ये क्या हुआ? ये हुआ बेसिक खर्चा। तो पापा को ये बेसिक खर्चा देना ही पड़ेगा, वरना पापा खुद भूखे मर जाएंगे, क्योंकि खाना नहीं होगा तो खाना नहीं होगा, आटा नहीं है, चावल नहीं है, दाल नहीं है, तो खाना नहीं बन पाएगा, तो परिवार कैसे चलेगा, फैमिली कैसे चलेगी? ये मैंने आपको बताया एक फैमिली को लेकर। अब हम फैमिली को क्या मानेंगे? यहाँ पर है देश, ये फैमिली क्या हुई? देश हुआ। अब मनी बिल क्या है? मनी बिल क्या है? ये हमारा एक बेसिक खर्चा है जो होना ही होना है, जो कि हर साल होता ही है, ठीक है। तो यही बात है कि लोकसभा ने मनी बिल दिया कि बेसिक खर्चा दिया, राज्यसभा को बोला, राज्यसभा केवल 14 दिन का समय दिया, वो कुछ नहीं कर सकते उसके अंदर, उनको पास करना ही पड़ेगा, वरना देश नहीं चलेगा, ठीक है। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को इस एग्जाम्पल से मनी बिल समझ में आया होगा और आप इसको कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हुआ कि राज्यसभा मनी बिल को पास करती है, 14 दिन का उसको समय दिया जाता है, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक एग्जाम्पल बता दिया है, एक घर को लेके बता दिया। जब भी आप पढ़ाई करो तो देश को हमेशा एक फैमिली समझो, तो आपको पॉलिटी आसानी से समझ में आ जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इलेक्टोरल कॉलेज टू इलेक्ट द प्रेजिडेंट कंपोजेस, मतलब जो भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनके चुनाव हेतु गठित निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होता है? पहला ऑप्शन है इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली, ऑल मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। चलिए, और डी ऑप्शन है ऑल द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, ऑल द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, या फिर काउंसिल, मतलब संसद के सभी सदस्य, विधानसभा, विधान परिषद, सभी। तो इसका सही आंसर है ए। जब भी राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि इलेक्टेड मेंबर ही आते हैं, ये आपको याद रखना है कि इलेक्टेड मेंबर आते हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि इलेक्टेड मेंबर कौन से, मतलब कि राज्यसभा, लोकसभा और साथ में विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली, विधानसभा सारे राज्यों की, ठीक है। और साथ में तीसरा पॉइंट ये है कि विधानसभा किसकी? 2 यूनियन टेरिटरी हैं हमारी, दिल्ली है और साथ में पुद्दुचेरी है, ठीक है। ये हो गया हमारा कि यहाँ पे भी यही लिखा है कि इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के दोनों सदनों के लोग, और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो इम्पोर्टेंट क्या हुआ? इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे, साथ में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली के लोग आएंगे, और यूटी, दिल्ली और पुद्दुचेरी के आएंगे। अब आप मुझसे पूछो कि मैम इसमें नॉमिनेटेड क्यों नहीं आएंगे? ये देखो, तो यहाँ पे राज्यसभा में हो गया एमपी और लेजिस्लेटिव असेंबली में हो गया एमएलएज। अब आप पूछो कि मैम इसमें नॉमिनेटेड क्यों नहीं आएंगे? बिल्कुल सही क्वेश्चन आपका है कि यहाँ पे नॉमिनेटेड मेंबर्स को इंक्लूड नहीं किया जाता। पहला क्वेश्चन ये है। साथ में ये है कि इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल, मतलब कि विधान परिषद को भी इंक्लूड क्यों नहीं किया जाता? क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि जो लेजिस्लेटिव विधान परिषद जो है हमारे देश में सभी राज्यों में नहीं है, ऑल स्टेट्स में नहीं है, तो इसको इंक्लूड नहीं किया गया है। साथ में नॉमिनेटेड को इसलिए इंक्लूड नहीं किया जाता क्योंकि जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं उनको प्रेसिडेंट खुद चुनते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि जब प्रेसिडेंट उनका चुनाव खुद करते हैं, उनको, ठीक है, नॉमिनेट करते हैं, सॉरी चुनाव नहीं, उनको नॉमिनेट करते हैं, तो जब नॉमिनेटेड मेंबर जब प्रेसिडेंट के लिए वोट देंगे ना, तो वो उसी प्रेसिडेंट के हित में देंगे जिन्होंने उन्हें नॉमिनेट किया गया होगा।
इसीलिए नॉमिनेटेड का जो कंसेप्ट है वो यहाँ से हटा दिया गया है, साथ में लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी कंसेप्ट हटा दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यूरिंग विच पीरियड द सैलरीज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय कैन बी रिड्यूस। मतलब कि किन परिस्थितियों में केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन को कम किया जा सकता है। नेशनल इमरजेंसी, स्टेट इमरजेंसी, फाइनेंशियल इमरजेंसी या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है फाइनेंशियल इमरजेंसी। आप देखिए इसमें अनुच्छेद कौन कौन से लगते हैं। नेशनल इमरजेंसी का अनुच्छेद मतलब कि आर्टिकल है आर्टिकल 352, स्टेट इमरजेंसी का है आर्टिकल 356 और स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल है अनुच्छेद 360। अब इसको हम देखो ये हमने समझ लिया किताबी भाषा में कि ये चीज़ होती है, हमने रट लिया इसको कि फाइनेंशियल इमरजेंसी में सरकारी कर्मचारियों का वेतन कम किया जा सकता है। अब हम समझेंगे इसको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अभी देखते हैं, ये देखिए ये घर है किसी का, ठीक है। यहाँ से एक बच्चा आया हुआ है पढ़ने के लिए दिल्ली में, अपनी कंपटीशन की तैयारी करने आया हुआ है, नौकरी की तैयारी करने के लिए आया हुआ है। अब उसको क्या होता है कि हर महीने उसके माँ बाप जो हैं फैमिली वाले 10,000 रुपये देते हैं कि बेटा तू खर्चा कर ले, तेरे काम आ जाएगा। लेकिन क्या हुआ, उसको खर्चा दिया 10,000 रुपये हर महीने जा रहा है, पर मंथ का जा रहा है। लेकिन एक महीने में ऐसा हुआ, कोई एक महीना आया कि फसल में नुकसान हो गया, ठीक है, पैसा नुकसान हो गया, ख़राब हो गई, कुछ भी हो सकता है कि बाढ़ आ गई, ओले पड़ गए तो फसल में प्रॉब्लम हो गई, तो इतना पैसा घर में नहीं आ पाया। अब क्या करें। अब माँ बाप ने सोचा कि बेटा देख इस बार तो हमारे पास पैसा नहीं है, थोड़ा कम चलेगा, क्रंच में है, हम तेरे को केवल 5,000 रुपये ही दे पाएंगे, ठीक है, आप उसी से थोड़ा अपना मैनेज कर लेना कि वहाँ पर रह भी लेना, खा भी लेना, पढ़ भी लेना। तो अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, इस घर में क्या हुआ, फाइनेंशियल इमरजेंसी आ गई, वित्तीय आपातकाल आ गया। तो क्या हुआ कि इस बच्चे को जो 10,000 रुपये दिए जाते थे तुरंत उसके पैसे को घटा दिया गया। यही बात यहाँ पर बोली गई है। जब देश में फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है तो क्या करते हैं कि केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के वेतन को घटा दिया जाता है, कम कर दिया जाता है, ठीक है। हमने ये 5 क्वेश्चन करे हैं अभी तक, ठीक है। अगर आपको ऐसे ही और क्वेश्चन देखने हैं तो हमारे चैनल पर आपको सीरीज़ मिलेंगी, 1-2 सीरीज़ मिलेंगी, पॉलिटी की सीरीज़ मिलेंगी, साथ में एक जीएस की सीरीज़ मिलेगी। इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सीरीज़ हैं, अगर आप फॉलो करते हैं आपको कोई भी कॉपी उठाने की, कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इंटरनेट को छानने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, सब कुछ आपके लिए मिल जाएगा, ठीक है। ये हुआ हमारा एक पहला सीरीज़ हुई। दूसरा हमने आपके लिए ट्रिक की सीरीज़ बना रखी है, ट्रिक, क्योंकि ट्रिक से करना बहुत आसान हो जाता है, जल्दी हो जाता है हमारा कोई भी क्वेश्चन अगर पेपर में आता है और 100% हमें उसमें मार्क्स मिलते हैं। तो हमने ट्रिक की सीरीज़ भी चला रखी है। साथ में जो भी मंथली करंट अफेयर्स होते हैं हमने उसकी मंथली मैगजीन आपके लिए डाल रखी है, ठीक है। जनवरी की हम डाल चुके हैं, फरवरी की आपके लिए आ जाएगी। साथ में 2023 के पूरे साल के करंट अफेयर हमने 2 वीडियोज़ में कवर करवा रखे हैं, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए कवर करवा रखा है। आपको हमारे चैनल पर हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों बच्चों के लिए सारा सामान मिलेगा। साथ में अगर आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि आपको मेंस दे रहे हैं, मेंस आंसर राइटिंग की कर रहे हैं, तो मेंस के लिए हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको रेगुलर कवर करवाते हैं और करवाते रहेंगे। इसलिए चैनल में जाइए, विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान इज़ द फर्स्ट स्टेट, ठीक है, इन किस में, राजस्थान पहला राज्य बना, किस में बना, इंट्रोड्यूसिंग लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, की स्थानीय स्व शासन को लागू करने वाला, इंट्रोड्यूसिंग मंडल सिस्टम, मंडल व्यवस्था को लागू करने वाला, डायरेक्ट इलेक्शन फॉर चेयरपर्सन, अध्यक्ष के लिए सीधा चुनाव करने के लिए, या इनडायरेक्ट इलेक्शन टू द चेयरपर्सन। ये बना था इंट्रोड्यूसिंग द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। राजस्थान वो पहला राज्य था जिसने 2 अक्टूबर 1959 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को अपनाया था। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और कौन से ज़िले में इसको सबसे पहले करा गया था, वो था नागौर का ज़िला। नागौर ज़िला कहाँ पर है, राजस्थान में है। तो ये डेट आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि 2 अक्टूबर 1959 में राजस्थान पहला स्टेट था जिसने कि पंचायती राज सिस्टम को अपनाया था। ये हुआ 1959 की बात। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करा गया। उसमें क्या हुआ कि पंचायत जो था ना, पंचायत आप सबको पता होगा पंचायत के बारे में, पंचायत को एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया गया।
ठीक है, सबसे पहले राजस्थान ने करा, उसके बाद सन 1992 में 73rd अमेंडमेंट करने के बाद पंचायत को संवैधानिक दर्जा दे दिया गया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात आ जाती है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रियल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ स्टेट एक्सरसाइज्ड बाय, कि राज्य की वास्तविक कार्यकारी शक्ति का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, गवर्नर या फिर चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये करा जाता है चीफ मिनिस्टर के अंदर, कि जो भी राज्य है, राज्य में रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसके पास होती है? चीफ मिनिस्टर के पास होती है। अब ये क्यों होता है, ये देखिए, राज्य है, राज्य में जो भी डिसीजन लिया जाएगा वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा लिया जाता है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर हेड कौन होते हैं? वो होते हैं चीफ मिनिस्टर होते हैं स्टेट में। तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसकी हुई? ये हुई हमारे चीफ मिनिस्टर की हुई राज्य के अंदर। अब गवर्नर क्यों नहीं है? गवर्नर इसलिए नहीं है, पहली बात, ये जो गवर्नर है वो केंद्र सरकार का होता है, सेंटर का होता है, ठीक है। तो रियल एग्जीक्यूटिव पावर इनकी नहीं होती है। साथ में गवर्नर जिस किसी का भी अपॉइंटमेंट करते हैं, ठीक है, किसका भी अपॉइंटमेंट करेंगे वो चीफ मिनिस्टर से पूछ के करते हैं। तो इनकी खुद की पावर तो नहीं हुई ना, तो किसकी पावर चली? चीफ मिनिस्टर की, मुख्यमंत्री की पावर चली। गवर्नर जो भी इलेक्ट करेंगे, ठीक है, वो हो गया। साथ में तीसरी बात ये हुई कि जो चीफ मिनिस्टर या मुख्यमंत्री हैं वो इलेक्ट होकर आते हैं। इलेक्ट कौन करता है? हम जैसे लोग करते हैं इलेक्ट। तो उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है राज्य को चलाने की। तो रियल पावर किसकी हुई? राज्य वास्तविक कार्यकारी शक्ति किसकी हुई? वो हुई चीफ मिनिस्टर की। ये हो गए 3 पॉइंट मैंने आपको बता दी इंपॉर्टेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सफरेज मीन, कि मताधिकार क्या होता है? इसका मतलब क्या है? इनएक्टिंग सच लॉज कॉजिंग सफरिंग, ऐसा कानून बनाना जिससे पीड़ा हो। राइट टू वोट, मतदान का अधिकार। राइट टू वोट टू रिच, कि अमीरों को वोट देने का अधिकार। राइट टू वोट ओनली पुअर, केवल गरीबों को वोट देने का अधिकार। इसका सही आंसर है राइट टू वोट, कि मतदान देने का अधिकार को ही हम लोग मताधिकार या फिर सफरेज बोलते हैं, ठीक है। ये सारे गलत हैं, ये सारा गलत है ये, ठीक है, केवल सही हमारा यही है। ये आता है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, ये आता है अनुच्छेद 226 के अंदर, ठीक है, 226 के अंदर है, ठीक है, आर्टिकल 326 के अंदर है। साथ में यहाँ पर 18 साल से, ठीक है, 18 साल का अगर कोई बच्चा हो जाता है तो उसको वो राइट टू वोट मिल जाता है। लेकिन 18 साल से पहले ये 21 साल की एज थी, कि पहले क्या होता था कि 21 साल में ही वोट कर सकते हो। लेकिन हमारी सरकार ने, पार्लियामेंट ने 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1989 करके इस एज को घटा दिया। क्या कर दिया? 18 साल कर दिया। इसका मतलब 18 साल में हम लोग इतने बड़े हो जाते हैं कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव और सरकार को चुन सकते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या हुआ? 326 और आर्टिकल 326 हो गया और 18 साल हो गया। तीसरा पॉइंट बात यह है कि जो राइट टू वोट है ये एक पॉलिटिकल राइट है। क्या राइट है? पॉलिटिकल राइट है। 1000 बार क्वेश्चन पूछ चुके हैं, जो आपको पॉइंट मैं बता रही हूँ ना, ये सारे आपके एक क्वेश्चन नहीं हो रहा, आपके इससे 5-6 क्वेश्चन बनते जा रहे हैं। चलिए इसको आप कॉपी में ज़रूर नोट कीजिए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी रिमूव फ्रॉम देयर ऑफिस बिफोर द एक्सपायरी ऑफ देयर टर्म ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द प्रूव मिसबिहेवियर और इनकैपेसिटी। मतलब उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके कार्यालय समाप्त होने से पहले ही उनके पद से दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर किसके द्वारा हटाया जा सकता है? कौन हटाता है उनको? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट या फिर बोथ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो इसका सही आंसर है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो हाई कोर्ट के जज को, हटा सकते हैं। मतलब कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को प्रेसिडेंट हटा सकते हैं ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। जब पार्लियामेंट बोलेगा कि ये जो जज है इसको हटा दो प्रेसिडेंट जी, तो वो हटा देंगे। लेकिन उसके लिए क्या चाहिए? जब प्रेसिडेंट से ये बिल पास होगा स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा। ये इंपॉर्टेंट है, सिंपल से नहीं होता है, स्पेशल से होता है। साथ में जो प्रोसीजर होता है इम्पीचमेंट का, महाभियोग का, इनका इम्पीचमेंट होता है, ये जो महाभियोग का जो प्रोसेस चलता है ये सुप्रीम कोर्ट के साथ भी सेम ही चलता है। जो हाई कोर्ट का है वही सुप्रीम कोर्ट का होगा। और थर्ड पॉइंट ये है कि अभी तक किसी भी हाई कोर्ट के जज का महाभियोग नहीं हुआ है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात होगी। तो आपने देख लिया कि हाई कोर्ट के जजेस को कौन हटाता है? वो हटाता है प्रेसिडेंट, हटाता है बाय एन ऑर्डर, एक ऑर्डर के द्वारा। और वो ऑर्डर कौन देता है? बाय द
हाउसेज ऑफ द पीपल के, मतलब हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दे, ठीक है, पार्लियामेंट देता है कि प्रेसिडेंट जी इनको हटा दो, हमने देख लिया, हमने प्रोसीजर अपना लिया है, स्पेशल मेजोरिटी पास कर दिया गया है, अब इनको हटा दो, इस लायक नहीं है कि इनको हाईकोर्ट का जज बनाया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटी इज एनविसेज इन आर्टिकल, कि अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण कौन सा अनुच्छेद में किया गया है। वो अनुच्छेद है आर्टिकल 29। ठीक है, आर्टिकल 29 में क्या है कि हमारे देश में जो अल्पसंख्यक हैं, जो माइनॉरिटी हैं, वो अपने स्क्रिप्ट हो, उनकी लैंग्वेज हो, ठीक है, मतलब कोई भी भाषा हो, कोई भी उनका कस्टम हो, ट्रेडिशन हो, वो उसको उसको वो कंजर्व कर सकते हैं। ठीक है, कंजर्व कर सकते हैं। ये आर्टिकल 29 में दे रखा है कि हमारे देश में माइनॉरिटी को भी हक दे रखे हैं, और वो किस में दे रखे हैं, आर्टिकल 29 में दे रखे हैं। और ये जो आर्टिकल 14 आप सभी को पता होगा कि ये रूल ऑफ लॉ है, कि लॉ के आगे सब लोग, एक कानून के आगे सब बराबर हैं, अमीर हो गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, सब बराबर हैं। और आर्टिकल 19 क्या देता है, ये देता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम मतलब अभिव्यक्ति की आज़ादी, बोलने की आज़ादी, हर चीज़ की आज़ादी देता है। और आर्टिकल 32 क्या देता है, ये देता है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ का मतलब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन करा जाता है, हनन किया जाता है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ जैसे कि रिट्स के द्वारा सुप्रीम कोर्ट या फिर हाई कोर्ट जा सकते हो और न्याय पा सकते हो। ठीक, ये हमारा 10वां क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ये है हमारे 10 क्वेश्चन। अगर आपको इनमें से कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो कैसी लगी ये भी कमेंट सेक्शन में बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, बच्चों के साथ शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।